नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का अगला वंश। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल हमने देखा था कि 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश को हमने पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में दूसरा वंश कौन सा आता है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक पढ़े जाते हैं। कल हमने देखा था कि इसके अंतर्गत हम 5 वंशों को पढ़ते हैं। एक वंश गुलाम हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद जो दूसरा वंश आता है वह था खिलजी वंश। खिलजी वंश का समय है 1290 से लेकर 1320। कल हमने गुलाम वंश देखा था। 1206 से लेकर के 1290 तक किसका कार्यकाल था? गुलाम वंश का। अब जो दूसरा वंश है खिलजी वंश, उसका कार्यकाल है 1290 से लेकर के 1320 तक। खिलजी एक अफगानिस्तान की जाति है। जो कि भारत में किसके साथ आई थी? तो ये जो खिलजी जाति है यह अफगानिस्तान में है और यह भारत में मोहम्मद गोरी के साथ आई थी, जब गोरी तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ने आया था। कल हमने देखा था कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। तो जो ये खिलजी जाति है यह एक अफगानिस्तान की जाति है और यह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आई थी। कब आई थी? 1192 में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। खिलजी वंश की स्थापना देखें तो इस वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था यह किसका? यह एक मुमालिक था गुलाम वंश के समय। मुमालिक था शमसुद्दीन का। शमसुद्दीन कौन था? तो शमसुद्दीन कयूमर्स जो है वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। शमसुद्दीन कयूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसका मुमालिक था कौन? ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने इसकी हत्या करके यह गद्दी पर बैठा, शमसुद्दीन की हत्या करके। तो हमने देखा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किस वंश को हटा करके की थी? तो वह कौन था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह था शमसुद्दीन कयूमर्स। और शमसुद्दीन कयूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा। तो हम पढ़ते हैं खिलजी वंश का पहला शासक। तो खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल क्या माना जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल है 1290 से लेकर के 1296। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसने 1290 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था, किंतु यह जीत नहीं पाया था। तो जीत नहीं पाया था, तब इसने कहा कि ऐसे 10 दुर्ग एक मुसलमान के एक बाल के बराबर है। वो कहते हैं ना कि हाथ ना आने वाले अंगूर खट्टे बताए जाते हैं। इसी तरह जब रणथंबोर पर खिलजी विजय न प्राप्त कर सका, इस दुर्ग को हासिल न कर सका, तो उसने बोल दिया कि ऐसे 10 दुर्ग एक मुसलमान के बाल के बराबर हैं। उसके बाद में 1292 में
उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। मालवा पर विजय प्राप्त की और तब इसका सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने मालवा पर विजय प्राप्त की और इसका सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी गया था, तो मालवा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो सूबेदार था उससे अवध, कड़ा और मणिपुर की जागीरदारी दी थी। अवध, कड़ा और मणिपुर की जागीरदारी दी थी, सूबेदारी दी थी किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो किसका किसे दी थी? सूबेदार को दी थी अलाउद्दीन खिलजी। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सूबेदार, दामाद, भतीजा। सूबेदार भी था, दामाद भी था और भतीजा भी था। जो अलाउद्दीन खिलजी के एक तरह से ये चाचा भी थे, ससुर भी थे और एक सुल्तान थे। अगला आक्रमण जो 1294 में किया वह दक्षिण में किया। 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी महाराष्ट्र में। उस समय जो देवगिरी के राजा थे वह थे राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव वहां के राजा थे और दक्षिणी भारत पर यह पहला आक्रमण था। 1294 का देवगिरी पर पहला आक्रमण, देवगिरी पर नहीं, दक्षिणी भारत पर भी पहला आक्रमण था, जो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और यहाँ से जो अलाउद्दीन खिलजी ने धन लूटा था, यह धन अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं दिया, इसके पास ही रख लिया। तो इन दोनों के बीच में यहाँ इस युद्ध के बाद पैदा हो गया तनाव। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वह दिल्ली सल्तनत, दिल्ली नहीं गया था, यह दक्षिणी भारत में भाग गया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो इसे तीन जगह की सूबेदारी दे रखी थी, यहाँ इनमें से कड़ा में आकर रहने लग गया। इसके बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में अपना राज्याभिषेक किया। कड़ा में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और वहां से एक योजना बनाते हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था यह 1296 में मारा गया। उसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक बेटा था कद्र खां। कद्र खां को गद्दी पर बैठाया गया। तो कद्र खां एक अयोग्य शासक था, तो इसकी मां मलिकाए जहां, मलिकाए जहां ने शासन की बागडोर संभाली। जब मलिकाए जहां शासन कर रही थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने कद्र खां की हत्या कर दी और मलिकाए जहां से शादी कर ली। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बेटी से तो शादी की थी, उसके बाद में इसकी हत्या की। इसका बेटा कद्र खां गद्दी पर बैठा, तो कद्र खां की हत्या करके उसने मलिकाए जहां जो कद्र खां की माता थी उनसे भी विवाह कर लिया। अर्थात मलिकाए जहां और इनकी बेटी दोनों का पति अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली का अगला शासक कौन था। तो दिल्ली का जो अगला शासक था वह था अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो कार्यकाल था अलाउद्दीन खिलजी का वह था 1296 से लेकर 1316। तो जो पहला शासक था उसका कार्यकाल था 1290 से लेकर के 1296 तक था और 1296 से लेकर 1216 तक अलाउद्दीन खिलजी का था। इसका बचपन का नाम अली था।
इसे बचपन में अली कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला कड़ा में हुआ था, कड़ा उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में हुआ। दोनों राज्याभिषेक इसके 1296 में ही हुए। लाल महल में हुआ था, और लाल महल किसने बनवाया था? लाल महल बलबल ने बनवाया था, जो बलबली वंश का संस्थापक था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका बचपन का नाम क्या था? अली था। इसका जो कार्यकाल है वो 1296 से लेकर 1216 तक माना जाता है। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, पहला कड़ा में और दूसरा लाल महल में। इसके आगे हम देखते हैं इसके जो साम्राज्य की नीतियां थी वो किस प्रकार थी। तो जो इसका बाजार नियंत्रण था वह बहुत ही उत्तम माना जाता था। इसने यह प्रथा चलाई थी कि जो व्यक्ति नापतोल में या दुकानदार कुछ कम तोलता है तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था जितना वह कम तोलता था। तो कम तोलने वाले का क्या कर लिया जाता था? मांस काट लिया जाता था। तो इससे कोई वहां पर जो दुकानदार थे वहां पर कोई कम नहीं तोलता था। इसके और इसकी बात करें हम तो इसने सैन्य को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। नगद वेतन देना, यह पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसने दाग प्रथा व हुलिया प्रथा, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा, ये प्रथाएं चलाई थी। दाग प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जो साम्राज्य में राज्य में जो घोड़े होते थे वो उच्च कोटि के घोड़े होते थे, और जो सैनिक होते थे उन्हें बेचकर उनकी जगह पर दूसरे घोड़े लेके आ जाते थे। तो इन्होंने क्या चलाई? दाग प्रथा। दाग प्रथा के अंतर्गत जो घोड़ा होता था उस पर खिलजी वंश की मोहर लगी होती थी। तो इससे क्या है, जो घोड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये दोनों प्रथाएं चलाई गई थी। हुलिया प्रथा भी क्या थी कि इसमें शक्ल रखी जाती थी सैनिकों की, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने क्या कर दिया था? नकद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। तो जब सेना की भर्ती होती थी तब तो अच्छे अच्छे पहलवान लोग आकर के वहां पर सेना भर्ती करते समय आते थे, किंतु बाद में क्या होता था कि जो ड्यूटी करने आते थे उस समय पर लोग दूसरे दुबले पतले मरीज जैसे आते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, क्योंकि वेतन के लालच में आते पहलवान थे, फिर वो उनके घर पर काम करते थे, उनकी जगह पर किसी और को भेज दिया जाता था। ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए उन्होंने हुलिया प्रथा चालू की थी, जिसमें उन्होंने शक्ल रखना शुरू कर दिया था। तो हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि भ्रष्टाचार फैल रहा था, तो उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दाग प्रथा और हुलिया प्रथा प्रारंभ की थी। तो खिलजी वंश में हमने देख लिया। उसके बाद में इसकी बाजार प्रणाली बहुत ही उत्तम मानी जाती थी। उत्तम बाजार प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके समय में सर्वाधिक भूमि जो थी वह खालसा भूमि थी। खालसा भूमि, क्योंकि जो भूमि 2 प्रकार की होती है, एक होती है खालसा भूमि और दूसरी होती है जागीर भूमि। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो जागीर भूमि थी यह किसके पास होती थी? किसानों के पास होती थी, अर्थात जो किसानों के पास जमीन होती थी उसे जागीर भूमि कहते हैं। और जो खालसा भूमि उसे कहते थे जो भूमि सीधे राजा के नियंत्रण में होती थी, सुल्तान के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके समय में भूमि किसानों के पास कम और राजा के पास, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के पास ज्यादा थी।
अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजय। तो इसकी विजय में हम देखते हैं कि इसने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की। तो इसकी पहली विजय थी 1194 की मालवा विजय। इसने ये 1198 में देवगिरी पर आक्रमण किया था, वो हमने देख लिया था, लेकिन वो इसके कार्यकाल में नहीं था। इसके बाद इसने 1301 में रणथंभौर को जीता। रणथंभौर विजय। 1303 में इसने चित्तौड़ जीता। चित्तौड़गढ़ विजय की है। इस समय जो चित्तौड़ के राजा थे वह कौन थे? रावल रतन सिंह और रानी थी पद्मावती। तो यह चित्तौड़ को विजय करके इसने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ की जागीरदारी दे दी और खिज्र खां ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद कर दिया था। जो 1298 था उसमें गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। उस समय जो गुजरात का राजा था वह कर्ण बघेला था। कर्ण बघेला था। तो जो कर्ण बघेला था इसकी बेटी देवल देवी भागकर देवगिरी चली गई थी क्योंकि इसने आक्रमण किया था। और इसकी जो मां थी अर्थात कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी, उससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। गुजरात विजय में अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति गए थे, नुसरत खां और उलूग खां। नुसरत खां जो था यह गुजरात से एक किन्नर लेके आया था, मलिक काफूर नाम का, जो कि इसे दक्षिणी भारत पर विजय दिलाता है, मलिक काफूर नाम का। उसके बाद में अगली विजय हुई थी मालवा विजय 1305 में की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी दोबारा आक्रमण करता है 1307 में। और जब देवगिरी पर आक्रमण करता है तो हमने पहले देखा था कि देवल देवी, जब कर्ण बघेला गुजरात पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब देवल देवी जो कर्ण बघेला की पुत्री थी वह भागकर कहाँ आ गई थी? देवगिरी आ गई थी। तो देवगिरी में फिर देवल देवी का विवाह इसने अपने बेटे खिज्र खां से किया। खिज्र खां से देवल देवी का विवाह किया और अपनी बेटी, इसकी जो देवगिरी के राजा वही थे राजा रामचंद्र राव, इनकी पुत्री से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। फिर उसके बाद में सिवाना विजय देखी जाती है। 1208 में अलाउद्दीन खिलजी की सिवाना पर विजय हुई थी। सिवाना पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को जालोर पर विजय प्राप्त करनी थी और जालोर पर विजय प्राप्त करने के लिए सिवाना पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य था क्योंकि यह इसकी रक्षा में पड़ता था। तो सिवाना पर उसने आक्रमण इसलिए किया कि सिवाना पर आक्रमण करने के बाद में वह आसानी से जालोर पर विजय प्राप्त कर सकता था। तेलंगाना पर विजय प्राप्त की 1309 में और यहां से वह कोहिनूर लेके गया। कोहिनूर हीरे की जो हम कहानी सुनते हैं वह कोहिनूर हीरा उसने यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। उसके बाद में यह वर्तमान में लंदन के म्यूजियम में है। उसके बाद जालोर विजय। तो जालोर पर आक्रमण करने के पीछे कारण ये था कि जो जालोर के राजा थे कधड़ देव, इनके पुत्र थे बिसल देव। बिसल देव से जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा,
प्रेम करती थी, और जो बिसल देव थे इसने विवाह के लिए मना कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया था कि मेरी पुत्री से मना किया, तो उसने जालौर पर विजय प्राप्त की बिसल देव को हराने के लिए। इस वजह से उन्हें सिवाना पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो खिलजी वंश था इसका जो समय था 1290 से लेकर के 1320, इसमें से अलाउद्दीन खिलजी का समय था 1316 तक। फिर 4 साल में शिहाबुद्दीन 1316 में गद्दी पर बैठा, और इसी के भाई कुतुबुद्दीन मुबारक ने इसकी हत्या कर दी, और 1316 में फिर कुतुबुद्दीन मुबारक गद्दी पर बैठा। इसे पागल शासक कहा जाता था। यह कभी कभी दरबार में लड़कियों के वस्त्र पहन कर आता था, कभी कभी यह नग्न अवस्था में ही दरबार में आ जाता, इसलिए इसे पागल राजा भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश का शासक, तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है वह इसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना करता है। और यह जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, और यह पहला ऐसा दिल सल्तनत काल का पहला वो शासक था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। मतलब तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक था यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था, और इसने खलीफा दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। इसका कार्यकाल 1316 से लेकर के 1320 तक का है कार्यकाल था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का। इस तरह हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वंश के साथ।